नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आधी आबादी पूरा हक, ये बातें अब तक सिर्फ सियासी बयानों में सुनाई देती थी, लेकिन अब भारत की संसद नया इतिहास रचने की कगार पर है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिल पेश हो चुके हैं। कल इस पर वोटिंग होनी है। विपक्ष पशोपेश में है। महिला आरक्षण का विरोध विपक्ष नहीं कर रहा, लेकिन सरकार पर डीलिमिटेशन की साजिश का आरोप वो जरूर लगा रहा है। सबके अपने तर्क हैं, सबका अपना हित है, लेकिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री ने दो टूक अपनी बात रख दी। पीएम मोदी ने कह दिया है कि अगर महिला आरक्षण अटका तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष अगर चाहता है कि बीजेपी को फायदा ना हो तो वो साथ आ जाए। अगर चाहें तो पूरा क्रेडिट भी विपक्ष खुद रख ले। पीएम मोदी का ऑफर खुला हुआ है, लेकिन विपक्ष अलग राग अलाप रहा है। उन्हें सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही। कांग्रेस को डीलिमिटेशन से दिक्कत है। अखिलेश को मुस्लिम आरक्षण चाहिए। आरजेडी कोटे में कोटा तलाश रही है। इन सब के बीच नंबर गेम सबसे दिलचस्प है। बिना विपक्ष के महिला आरक्षण मिलता नहीं दिख रहा। विपक्ष को डर है कि कहीं महिला आरक्षण विरोधी का टैग ना उनसे चिपक जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डीलिमिटेशन के बाद के नुकसान का डर भी सता रहा है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि बिल अटकेगा या पास होगा, और सवाल ये भी कि क्या 2029 का चुनाव 2026 से ही लड़ा जाने लगा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव के सवाल और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें जनगणना आधारित परसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि क्या ये बिल पास हो पाएंगे और क्या महिलाओं को उनका पूरा हक मिल पाएगा। फैक्ट्स क्या कहते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, और डिलिमिटेशन को लेकर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उसका मतलब क्या है, आइए आपको समझाती हूं। सबसे ज्यादा साउथ के राज्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि सीटों की जो संख्या बढ़ेगी वो 50% के अनुपात में होगी, यानी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के लिए समझिए, यूपी में अभी 80 सीटें हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन होता है तो उसकी सीटें 140 हो जाती, लेकिन 50% के हिसाब से उसकी सीटें 120 होंगी। बिहार में भी अभी की 40 सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़कर 72 हो जाती, लेकिन वो 60 ही रहेंगी। जबकि साउथ के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां अभी 39 सीटें हैं, जो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती तो सिर्फ 50 होती, लेकिन 50% के हिसाब से उनकी सीटें 59 होंगी, यानी 9 सीट ज्यादा।
केरलम का भी यही हिसाब है। अभी 20 सीटें हैं, जनसंख्या के हिसाब से 23 होती हैं, लेकिन 50% बढ़ोतरी के हिसाब से उनकी सीटें 30 होंगी, यानी सीधे सीधे 10 सीटें ज्यादा हो जाएंगी। अब सदन का नंबर गेम क्या कहता है, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ आना होगा, यह समझिए। लोकसभा में अभी मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। यहां 2/3 बहुमत के लिए मैजिक नंबर 360 है। सरकार के पास सिर्फ 292 सांसद हैं। ऐसे में सब कुछ निर्भर है विपक्ष और अन्य के 233 सांसदों पर। राज्यसभा में भी ऐसा ही हाल है। मौजूदा सांसदों की संख्या 244 है। बहुमत के लिए चाहिए 163, जबकि सरकार के पास सिर्फ 141 सांसद हैं। ऐसे में यहां भी दारोमदार विपक्ष और अन्य के 103 सांसदों पर रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसका विरोध किया तो विपक्ष को नुकसान होगा, मोदी को फायदा होगा, और सब साथ मिलकर चले तो चाहे तो इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष ही ले ले। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाजिया आलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी, अंजुम आरा, प्रवक्ता जेडीयू, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, एक सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है तमाम विपक्षी दलों को, मानेंगे वो सलाह? अगर नुकसान अपना करना है तो विरोध कीजिए, और नुकसान नहीं करना है तो सरकार के साथ खड़े हो जाइए और महिलाओं को उनका पूरा हक दिलाइए। देखिए प्राची जी, ये पूरा देश जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 12 सालों से इस देश को केवल गुमराह कर रहे हैं। कभी महंगाई के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर, कभी देश की सीमाओं के नाम पर, कभी गिरते हुए रुपए के नाम पर। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो आज बोले हैं, देखिए एक बात तो पहले ये साफ हो जाए कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी सदन में कहा कि महिलाओं को लेकर के जिनके हम आदर्शों पर चलते हैं, डॉक्टर लोहिया क्या कहते थे, जिस पार्टी को बनाया है श्रद्धेय नेताजी ने, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को सबसे पहले आरक्षण लागू करके अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी तिकड़म करती है, कहती कुछ है करती कुछ है। नोटबंदी के समय यही प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि देश चाहेगा तो हम चौराहे पे खड़े हो जाएंगे। तो इमोशनल भाषण करते हैं प्रधानमंत्री जी, अच्छा भाषण करते हैं, अच्छा बोलते हैं जी, बस उसका परिणाम नहीं दे पाते, उसको जमीन पर नहीं उतार पाते। भाषण नहीं करते और हम तो ये चाहेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। सुनील जी, आप तो काम में यकीन रखते हैं, आप तो भाषण में यकीन रखते नहीं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, ये बिल पास कराएंगे या अटकाएंगे? जी नहीं, महिला आरक्षण के पक्ष में समाजवादी पार्टी है। हमारे नेता ने कहा है कि हम पक्ष में हैं, लेकिन सरकार से अनुरोध भी किया है, सरकार को सुझाव भी दिया है जी, कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ों की है, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो हमारा संविधान भी कहता है कि आप कोई भी योजना, कोई भी लाभ अगर देना चाहते हैं तो हर तबके को जाए, ठीक है, अगड़े को जाए, पिछड़े को जाए, दलित को जाए, गांव में रहने वाले गरीब को जाए। तो यह खूबसूरती और बढ़ेगी कि 33% आरक्षण लागू होने के बाद ठीक, मुझे लगता है कि हर समाज, आपने सुझाव दे दिया, आप कोटे में कोटा चाहते हैं, आप ओबीसी महिलाओं के लिए, आप दलित महिलाओं के लिए, आप मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं, लेकिन सरकार अभी जो बिल लेकर आई है उसमें कोटे में कोटा है नहीं। वो महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है। इतना बता दीजिए सुनील जी, कल जब शाम 4 बजे वोटिंग होगी तो आपके सांसद बिल पास कराने के लिए वोट करेंगे या किंतु परंतु या टेक्निकल बिंदुओं के आधार पर इस बिल को फिर अटकाएंगे जैसा 27 सालों से हो रहा है? नहीं, कोई देखिए, किंतु परंतु और अटकाना, लटकाना, झटकाना, ये सब भाजपा का काम है। चलें ठीक, वो भाजपा की रणनीति है। भाजपा को चुनाव दिखाई दे रहा है, इसलिए महिला आरक्षण समझ में आ रहा है। भाई 12 साल से तो खुद प्रधानमंत्री जी हैं। आज सदन में कह रहे थे कि 3 दशकों से रुका हुआ है, तो 3 दशक में 1 दशक से ज्यादा तो आपका कार्यकाल हो गया। और फिर हमारे नेता ने भी कहा है कि ये लोग जिसको अपना आइडियल मानते हैं, आरएसएस,
आरएसएस के संगठन में महिला क्यों नहीं है? डन। मतलब केवल पुरुष ही नवनिर्माण करेंगे, भारत का निर्माण करेंगे, महिलाओं को आप क्षमतावान नहीं मानते हैं। इस बात का जवाब तो आपको शाजिया जी देंगी, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रही थी उसका जवाब अगर मैं ठीक समझी हूँ सुनील जी, तो इसका मतलब यह है कि कल शाम 4 बजे जब वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो किंतु परंतु छोड़कर, इफ बट छोड़कर सरकार के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप महिलाओं के हितैषी हैं। मैं ठीक कह रही हूँ? वोटिंग जाएगी भाई इसके पक्ष में, पास हो जाएगा कल हमारी देश की आधी आबादी को पूरा हक मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन उनमें सारी महिलाएं हों। वो जो सुझाव है सरकार मान लेगी, सरकार के पास अभी समय है। चले ठीक है भाई, थोड़ी शर्तें हैं शाजिया इल्मी जी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। जो सुझाव आपको विपक्ष दे रहा है, अगर उन सुझावों को आप मानेंगे तो सुनील जी और उनकी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ खड़े होकर कदम ताल करने के लिए तैयार है, महिलाओं को पूरा हक दिलाने के लिए तैयार है। सुझाव मानिएगा कि जिद पर अड़े रहिएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब हमारे देश की बेटियों को, बहनों को। हमारी फीमेल पैनलिस्ट हैं, हमारे मेल पैनलिस्ट भी यहाँ पे हैं, जो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माएं आगे जाए, आगे बढ़े, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, स्टेट लेजिस्लेचर्स में बैठे और देश के फैसले तय करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए। तो एक कहते हैं ना, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। तो हमारे जैसे लोग बहुत सालों से रिपोर्ट करते आए हैं, तो मेरे लिए तो वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी वक्त है। अब दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, हमारे भाई जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि वो शायद वही कर रहे हैं जो उनके हेड है, लीडर है, जो पार्लियामेंट में कर रहे थे। मतलब दुनिया भर की बातें करेंगे, SIR की बात करेंगे, फॉर्म 7 की बात करेंगे, लेकिन आज के दिन भी इतना भी एक कहते हैं श्रद्धा स्नेह अपनी बहनों से नहीं है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ विमेन रिजर्वेशन की बात करें। तो मैं अपनी नाराजगी जताती हूँ कि कम से कम आज के दिन तो महिलाओं के नाम होना चाहिए था, और दुनिया भर की राजनीति के लिए नहीं। तीसरी और जरूरी बात, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। देखिए, ऐसे लोग हैं जहीन महीन जो आर्टिकल्स लिख रहे थे, बाकायदा क्या क्या कह रहे थे कि साउथ नॉर्थ में डिवाइड होगा। अभी समाजवादी पार्टी के ही जो इनके एक लीडर ने क्या कहा, मुसलमान औरतों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। आप मुझे बात बताइए, जब ट्रिपल तलाक ऐसी जरूरी चीज की बात होती है जिसके तहत मुसलमान औरतों को घर से निकाल दिया जाता था जलील करके, तब तो साथ दिया नहीं आपने। शाहबानों के मामले में एक बूढ़ी औरत को आपने दर दर भटकाया। अब बड़ी मुसलमान औरतों की फिक्र हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अखिलेश यादव को अगर वाकई में मुसलमानों की, मुसलमान महिलाओं की फिक्र है, तो डिम्पल यादव को ना दे टिकट, अगली बार खुद को ना दे, सारी की सारी सीटें मुसलमान महिला को दे। मेरी चुनौती है और मुझे लगता है इस पर ये पूरे उतरेंगे। मैं पूरे आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, जो मैंने दर्द देखा और पीड़ा उनके दिल में मुसलमान। ठीक है भाई, इस चुनौती को सुनील जी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है शाजिया जी, जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों की नीयत इतनी साफ है, आप वाकई में आधी आबादी को पूरा हक दिलाना चाहते हैं, तो आप क्यों शर्तें लगा रहे हैं? विपक्ष की शिकायत ये है ना कि डीलिमिटेशन वाला क्लॉज हटा दीजिए, जो 543 सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को पूरा हक मिल जाएगा, उनकी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी। जी आप मुझसे सवाल पूछिए। जी सुनिए, डीलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और सोचिए इससे ज्यादा फेयर फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि बाकायदा तफसील से विस्तार में बताया गया है। अगर आप 2011 का लेती है सेंसस, उसमें केरल और तमिलनाडु की सीटें कम होंगी, या फिर अगर आप लेती है 2027 का, नहीं अगर आप 2027 लेती है उसमें कम होती है, अगर 2011 का लेती है एज इट इज उसमें भी कम होंगी। लेकिन अगर आप 50% का प्रो राटा बराबर से समान रूप से सारे स्टेट्स को देंगे, तो जो प्रोपोर्शन हर एक स्टेट का है एज पर पॉपुलेशन वो बराबर रहेगा। यानी कि अभी जो प्रोपोर्शन केरला में है, जितनी सीटें उनकी है पार्लियामेंट में 5% बताया 6%, वो वही रहेंगी, 50% रहेगा। यानी कि किसी भी तरह से तो आप जरा सोचिए, और अगर डीलिमिटेशन के लिए आपको इंतजार करना है फिर कास्ट सर्वे का, तब तो सीटें बहुत घटेंगी।
तो ये तो बात शायद मुझे लगता है आज विपक्ष के दिमाग में थोड़ी उतर रही है। चले भैया आप अपना भला चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं भाई। तीन और महिलाएं हैं इस पैनल में, आज महिलाओं की राय जान लेना बड़ा जरूरी है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ। बस एक चुनौती थी, एक चैलेंज था जो शाजिया जी ने सुनील जी के सामने रखा। मैं जानना चाह रही हूँ सुनील जी उस पर कैसा रिएक्ट करेंगे या क्या करेंगे। सुनील जी, एक सुझाव है जो शाजिया जी दे रही है, भाई इतनी मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो आपकी पार्टी को तो रोका नहीं है किसी ने, भेज दीजिए उनको लोकसभा, दीजिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को टिकट। बताइए, करके दिखाएंगे ऐसा? नहीं प्राची जी, हम लोग जो आबादी मुस्लिम भाई और बहनों की है हम उनको लड़ाएंगे। अच्छा, हम इनको एक सुझाव दे रहे हैं, ये क्या भाजपा और ये लोग हमारा सुझाव मान लेंगे कि भाई जो आपका आरएसएस है वो एक जाति विशेष का संगठन है, वही भाजपा है? अरे अपना बताइए ना भाई साहब, देश में क्या उसी जाति को लड़ा करके देख लीजिए। भाई साहब जवाब दीजिए, टिकट नहीं मिलेगा अपनी बहन को। भाई आरएसएस ही इस देश का दुश्मन है, आरएसएस ही इस देश का दुश्मन है, उसको कैसे भूल जाए? बहने हैं ना भाई, आरएसएस ही संविधान का दुश्मन है, उसको कैसे भूल जाए? आरएसएस ही पिछड़े और दलितों का दुश्मन है, उसको कैसे भूल जाए? आरएसएस ही महिला विरोधी है, हम उसको कैसे भूल जाए? खुद इतना चाहते हैं वो शाजिया, एक सेकंड शाजिया जी और सुनील सिंह यादव जी थोड़ा सा रुक जाएं। एक दूसरे से बहस करने से अच्छा है कि हम तर्कों पर बात करें और आज ऐसे तथ्य निकालें जिससे हमारे देश की महिलाएं खुश हो जाए। मैं बस सुनील जी आपसे सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा था, प्रियंका जी अपनी बारी का इंतजार कर रही है, मुझे उनके पास जाना है। भाई बीजेपी और आरएसएस की मंशा तो आप जानते हैं, आपको पता है कि इनकी मंशा क्या है। आप अपनी मंशा, अपनी नीयत तो साफ करें, मुझे बताएं ना। आप जितनी भी टिकटों का वितरण करेंगे उसमें कितनी फीसदी मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में उतार देंगे आप? अच्छा सवाल है आपका। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम अपने टिकट बंटवारे में सामाजिक न्याय दिखेगा, हमारे टिकट बंटवारे में पीडीए दिखेगा, पिछड़ा दिखेगा, दलित दिखेगा, अल्पसंख्यक मुसलमान दिखेगा, महिलाएं दिखेंगी। हमारा टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं होगा। अच्छा ठीक, कितनी सांसद हैं, कितनी मुस्लिम सांसद हैं सुनील जी अभी तक आपकी पार्टी से? लेकर के टिकट नहीं दिए जाते हैं। कितनी मुस्लिम सांसद आपने अभी तक बना दी? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर आंकड़ा हमारा प्रतिशत है महिला भाई बेहतर तो मैं इतना जानती हूँ कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक कुल 18 मुस्लिम महिलाएं हैं जो सदनों में गई हैं, और आपकी पार्टी से अभी तक सिर्फ 3 मुस्लिम महिलाएं हैं जो चुनकर गई, और अभी एक है इकरा हसन। अगर आपकी नियत इतनी साफ है तो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। सुनील सिंह यादव जी, आपको इन पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबा में झांक लीजिए। क्या प्रियंका जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं? एक चीज बता दीजिए प्राची जी, बहुत जल्दी से, 10 सेकंड हम झांक रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए हम अरे प्राची जी आपको पता नहीं है डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव अपनी सीट पे लड़ेंगे नहीं। आप बीजेपी का पक्ष लेकर के बीजेपी का बचाव कर सकते हैं। अब भाई इनसे कहिए कि डिबेट करना सीख जाएं। अच्छा चले ठीक है सुनील जी, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। आपको मैंने भरपूर समय दे दिया, अपने को पत्रकार मैंने आपको भरपूर समय दे दिया। आप थोड़ा सा इंतजार करें। प्रियंका भारती जी आपकी बहनें इंतजार कर रही हैं, मैं उनके पास चली जाती हूँ। और सर यहाँ कोई किसी का पक्ष नहीं रख रहा, मैं तो महिलाओं के साथ खड़ी हूँ। मैं तो जानना चाह रही हूँ समाजवादी पार्टी की नीयत कितनी साफ है मुस्लिम महिलाओं को लेकर। प्रियंका भारती जी, अगर महिलाओं को लेकर कोई सरकार कदम उठा रही है, आप भी चाहेंगी कि 33% आरक्षण हमारी देश की बहन बेटियों को मिले, तो आप सरकार के साथ खड़ी रहेंगी या इफ एंड बट के साथ, टेक्निकल इश्यूज के साथ आप इसे लटकाएंगी? हम तो बिल्कुल चाहते हैं, पर सरकार चाहती है क्या? 2023 में महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, 24 में तो लोकसभा होना था, उसी समय लागू करवा देते, 33% महिलाएं आ जाती। उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी जी सदन में बोल रहे थे कि हम 3 दशक हो गए, पास नहीं हो पाए। 1 दशक तो उनका था, 6 बार इनके कार्यकाल हुए, मतलब 3 बार अटल बिहारी जी पीएम बने और 3 बार तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। एक महिला को आगे कर देते, पर कभी मंशा इनकी रही नहीं। आप बोल रहे हैं आप इसके साथ खड़ी होंगे, हम तो शाजिया जी से पूछेंगे ये हमारे साथ खड़ी होंगी क्या? हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, पर ये दलित महिलाओं के साथ खड़ी होंगी, पिछड़े महिलाओं के साथ खड़ी होंगी, आदिवासी महिलाओं के साथ खड़ी होंगी? आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए आरक्षण आ रहे हैं, किस महिला के लिए? दलित महिला है उसमें, आदिवासी महिला है उसमें, अति पिछड़ी महिला है उसमें, पिछड़ी महिला है उसमें। प्रधानमंत्री जी तो आज क्लेम कर रहे थे मैं पिछड़ा हूं, नहीं सॉरी अति पिछड़ा, इससे पहले पिछड़ा बोले थे, पर पैदा वो सवर्ण हुए थे, बाद में उन्होंने अपने आप को पिछड़े में शामिल करवा लिया, आज अति पिछड़ा बन गए, किसी दिन दलित बन जाएंगे। खैर वो बात की बात है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ प्राची जी, पहली बार जब सदन में महिलाएं 22 महिला सांसद आई
उसमें ओबीसी कितने सांसद थी महिलाएं आपको मालूम? 0 से 1। 1977 तक ये आंकड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4, आज तक भी ये आंकड़ा 14-15 से ऊपर नहीं हो पाया। आप नहीं चाहते कि देश की पिछड़े तबके से आने वाली महिलाएं सदन में बैठे, जो खेत में रोपनी कर रही हैं वो बैठे, जो झाड़ू कटका करती हैं वो बैठे, जो भुंजा भूंजती हैं वो बैठे, जो मछली मारती हैं वो बैठे। ये महिलाएं नहीं आनी चाहिए क्या? जो दूध दूह रही है वो बैठे। आप किन महिलाओं आंसू आ गए मेरे तो, आंसू आ गए मेरे तो। महिलाओं का अधिकार नहीं है क्या? आप राबड़ी क्यों देवी नहीं को वहां बैठा कोटा दिया। विद कोटा ला रहे हैं? किससे दिक्कत है? दलित पिछड़ी महिलाओं को दिक्कत है? अरे समस्या तो ये है प्राची जी, समस्या ये है कि मेरे बगल में जो पैनलिस्ट बैठी हैं, पैनलिस्ट बैठी है, मैंने सुना ना शाजिया जी, सुन ले मैंने सुना, सुन ले उनको, सुन ले, फिर उसके बाद काउंटर करिए। अब पिछड़ी महिलाओं को सुनिए थोड़ा, हमारा भी तो दुख दर्द है, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, वंचित तबके वाले लोग हैं, हमारा भी दर्द है, तनिक सुन लीजिए। अब प्राची जी अच्छा बोले। प्राची जी, एक सवाल है, बगल में भाजपा ने आज प्रवक्ता भेजा है महिला, वेरी गुड। कितनी दलित महिलाएं? शाजिया जी, आप दलित तबके से हैं, पिछड़े तबके से हैं, अपर्ड कास्ट से हैं, किससे हैं? देश जानना चाहेगा। आपका तो लिस्ट में भी प्रवक्ता भी नहीं दे पाए दलित पिछड़ी आदिवासी महिला। संसद में क्या भेजिएगा? मंशा नहीं है आपकी। अच्छा मंशा नहीं है वंचित महिलाओं को प्रियंका संसद जी, में आज तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही थी, आप ठीक है, आप पिछड़ों की बात करें, आप दलितों की बात करें, आप ओबीसी महिलाओं की बात करें, बिल्कुल करें प्रियंका भारती जी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के ओबीसी, पिछड़ी, दलित जितनी महिलाएं सब आगे आए, सब सदन में जाएं। प्रियंका जी, आप भी सदन में जाएं, मैं तो चाहती हूं, क्योंकि जो महिलाओं की बातें हैं वो आप उठा सकती हैं और अच्छे से उठा सकते हैं। मैं इतना जान रही हूं आपसे, इतना समझना चाह रही हूं आपसे कि जो 33% आरक्षण सरकार दे रही है, 33% की बात सरकार कर रही है, वो अभी आ जाना चाहिए या इफ एंड बट के साथ वो लटक जाना चाहिए जैसे 27 सालों से लटक रहा है? हम उसमें जो महिला आरक्षण आ रहा है उसमें हम कोटा विद इन कोटा चाहते हैं। और एक पॉइंट जिस पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, आपने वो कानून पढ़ा, उसमें लिखा है 15 साल तक ही लागू। मतलब देश में 15 साल तक ही महिलाएं रहेंगी क्या? और 15 साल बाद सारी आधी आबादी देश छोड़ के चली जाएगी या दूसरे ग्रह पर बसेगी? ये 15 साल वाला क्यों जोड़े हैं शाजिया जी? थोड़ा देश को बता दीजिए। ये महिलाएं उसके बाद चुनना बंद हो जाएंगी या देश में मतलब नहीं रहेगा? प्रियंका जी, 27 सालों से महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी हकदार महिलाएं थी। वो हक महिलाओं को नहीं मिला जो हक महिलाओं का है, और इसीलिए नहीं मिला प्रियंका भारती जी, इसीलिए नहीं मिला कि हर बार कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू इसमें अड़ाकर इस बिल को पास नहीं करने दिया जाता था। आज जब खुलकर आपसे आपका समर्थन मांगा जा रहा है, क्या आप समर्थन देंगे? क्या बिना इफ एंड बट के इस बिल को पास कराएंगी या महिलाएं फिर से जातियों में उलझकर रह जाएंगी और 33% आरक्षण फिर से चला जाएगा 10 साल पीछे? प्राची जी, हम तो 33 नहीं, हम 50% की मांग करते हैं। उसमें दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाओं को उनका हक दीजिए। क्या दिक्कत है दलित पिछड़ी महिलाओं से? आपने कितनों को दिया? मोदी जी ने सदन में एक सेंटेंस बोला। अच्छा ठीक है प्रियंका भारती जी, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो दलित पिछड़ों की बात करते हैं ना। मुझे इतना बता दीजिए, आपने कितनी दलित पिछड़ी महिलाओं को उनका हक दिया है, उनको प्रतिनिधित्व दिया है? आपको मालूम है, हमारा तो पार्टी ही बना 5 जुलाई को, और 25 जुलाई 1997 को हमारी पहली जो मुख्यमंत्री ही हुई वो पिछड़े समुदाय से हुई, और आज तक कोई नहीं हो पाया वहां पर। आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री हुई है? पिछड़े समुदाय छोड़िए, महिला भी हुई बिहार में, हमने दिया। अभी मैं अगर एमएलसी आपको गिना दूं, आयरन करने वाले मुन्नी रजक आयरन करती थी वो स्टेशन पर, उनको हमने एमएलसी बनाया क्योंकि वो लड़ती थी पिछड़े समुदाय से। उर्मिला ठाकुर अति पिछड़े समुदाय से, प्रियंका भारती। भाई आरजेडी ने 12 ओबीसी को टिकट दिया, जिसमें से 8 यादव हैं और 4 दूसरी कास्ट से हैं। ये है आंकड़ा प्रियंका भारती जी। अगर आप इतनी ही अच्छे हैं, आपको लगता है ओबीसी पिछड़ी महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो अपने गिरेबा में झांकी ना, कुल 12 ही आपको योग्य मिले और 12 में से आपको 8 यादव योग्य मिले, 8 आपको यादव योग्य मिले, बाकी जाति भूल गई आप प्रियंका भारती जी। राजी जी झांक रहे तभी तो 50% की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं दलित पिछड़ी आदिवासी महिलाओं को। ये तो 33% दे रहे हैं, लेकिन आपने कितनों को दिया? 33 में किस महिला को? मुट्ठी भर लोगों को। दलित महिलाएं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सदन में, सिर्फ नालियों में चाहिए दलित महिलाएं। अरे प्रियंका भारती जी सुने, 1 मिनट, मुझे फिर आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना। 1 सेकंड शाजिया जी, 1 मिनट रुक जाए। प्रियंका भारती जी, आपने जब दलित पिछड़ी महिलाओं की बात की तो मैंने कहा कि मैं सम्मान करती हूँ आपकी बातों का, और मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ प्रियंका भारती जैसी महिलाएं सदनों में जाएं। प्रियंका भारती जी की आवाज, जो बुलंद आवाज है, वो सदन में उठे, वो अपने इलाके की आवाज उठाएं। लेकिन जब आपकी पार्टी की नियत आपसे पूछूं मैडम, तो इधर उधर की बातें ना करें ना, मुझे बताएं। 12 टिकट, सुन लीजिए प्रियंका भारती जी, इसको जस्टिफाई करिएगा, इसको जस्टिफाई करिएगा, इसको जस्टिफाई करिएगा।
आरजेडी ने 12 ओबीसी को टिकट दिया, जिसमें से 8 यादव और 4 अन्य जातियों के हैं। 12 में से भी 8 यादव हैं। प्रियंका भारती जी, तब नहीं याद आया आपको कि खेत वाली महिला को दे देना चाहिए, भूंजा वाली महिला को दे देना चाहिए, मजदूर महिला को दे देना चाहिए? सुन लीजिए, सुनिए ना प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन तब आपको याद नहीं आया कि खेत में काम करने वाली महिला को दे दूं? समर्थन भी देती हूँ। अरे आप बताइए ना, तब आपको याद नहीं आया कि खेत में काम करने वाली महिला को दे दूं या गरीब महिला को दे दूं? प्राची जी, आपका आज हमें सिर्फ सम्मान नहीं समर्थन चाहिए। आप मैं तो दे रही हूँ, हमारी तरफ से भी हमारे मैं साथ समर्थन दे रही हूँ, लेकिन इस समर्थन में अगर इफ एंड बट लगाएंगे तो समर्थन नहीं मिल पाएगा। अच्छा चले मलूक नागर जी, सांसद बनने का हक है उन महिलाओं बिल्कुल को है, जिनको बिल्कुल नागरिकता है, कर दिया बिल्कुल गया। है प्रियंका भारती जी, खेत में छोड़ बिल्कुल दिया है। गया। मैं तो डंके की चोट पर कह रही हूँ कि बिल्कुल हक है, लेकिन शुरुआत अपने घर से तो करके दिखाइए। 12 में से 8 यादव और 4 अन्य को चुनेंगे, उसमें क्यों नहीं आपने चुना खेत में काम करने वाली महिलाओं को? आपने क्यों नहीं चुना मजदूरी करने वाली महिलाओं को? चुनना चाहिए था ना, तब आप मुझे बहुत अच्छी लगती। मलूक नागर जी, मलूक नागर जी, मलूक नागर जी, जवाब दें विपक्ष का। विपक्ष की अपनी कुछ शंकाएं हैं। विपक्ष ये चाह रहा है कि पहली बात तो डिलिमिटेशन का आपने क्लॉज क्यों लगाया, और दूसरा ये इसमें आपने पिछड़ी दलित महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, जो डिलिमिटेशन की बात करते हैं और कांग्रेस की सबसे बड़ा परिवार और सबसे बड़ी परिवार की सबसे बड़े नेता भी एडिटोरियल पेज और एक लेख लिखती हैं अखबारों में, डिलिमिटेशन की बात पे जाएं तो प्राची जी 1947 में जाना पड़ेगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हो रहा था, 31 करोड़ लोग थे। 31 करोड़ में से 6-7 करोड़ पाकिस्तान में पहुंच गए, 24-25 करोड़ हमारे देश में रह गए, और उस समय सीट 545 थी, 2 एंग्लो इंडियन की थी, तो टोटल 543 थी। तो 543 थी 26 करोड़ और 31 करोड़ पे, और आज 147 करोड़ पे। एमपी बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? जो हमारी बहन बैठी है भारती, ऐसी प्रतिभा सांसद कैसे बने, संसद में कैसे जाएं? जो हम लोग पुराने जमे हुए हैं, हम दूसरों को आगे आने ना दें, तो नयों को मौका कैसे लें? अब बात आती है कि कांग्रेस की सबसे बड़ा घराना, उसमें माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी, 2 लेडीज हैं, दोनों की दोनों सांसद। और अगर 147 करोड़ का आधा करें तो करीब 73-74 करोड़ लोग जो देश में हैं लेडीज, उनमें से 273 भी अगर संसद में जाएं तो इनको अखरते हैं। ये चाहते नहीं कि देश की दूसरी लेडीज संसद में पहुंचे। या नया संसद जो बना है फिर किस मकसद के लिए बना है? क्या नया संसद खड़ा खाली खंडर बनाने के लिए खड़ा करा है? अगर सांसदों की संख्या ना बढ़ाएं तो इस चीज को लेकर के ये कैसे खड़े हुए हैं कि डिलिमिटेशन की बात करें? अगर इनकी बात ये करें तो चाहते हैं मलूक नागर जी, इनका सवाल सिर्फ इतना है कि इतनी अच्छी नियत थी, इतनी अच्छी नियत थी, 2023 में आपने इस बिल को पास कराया था, विपक्ष आपके साथ खड़ा था, विपक्ष ने आपके साथ खड़े होकर वोटिंग की, विपक्ष ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। फिर 3 साल का विलंब सरकार ने क्यों किया? उस वक्त भी तो 2024 के चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को यह हक मिल सकता था ना। प्राची जी, अगर 72-73 साल कांग्रेस ने तड़फाया, उम्मीद जो जगी थी वो बंद करी, और लेडीज को पाकिस्तान की तर्ज पे आगे नहीं आने देने की बात रखी, और 3 साल अगर देश में 2-2.5 साल कोरोना में निकल गए थे, अगर ऐसी परिस्थिति में अब कर रहे हैं तो कम से कम ये कहना चाहिए अब कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, और इनको कहना चाहिए हाँ हम समर्थन करेंगे। दुरुस्त आए। अब आनंद दुबे जी आप मुझे बताएं, भाई कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। पिछले समय में जो कमियां रह गई, जो मुश्किलें आई, जो विलंब हुआ, उस विलंब को कम से कम ये सरकार दूर तो कर रही है। अब तो खुली बाहों से सरकार का स्वागत किया जा सकता है ना, सरकार के साथ खड़ा हुआ जा सकता है। प्राची जी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। जब कोई अनहोनी करनी होती है तो अमर अकबर अंथोनी तीनों को आना पड़ता है, एक से नहीं होता, पक्ष विपक्ष दोनों को आना होता है। प्राची जी, छोटा सा गीत गाता हूं,
कि पक्ष विपक्ष की आज की जो हालत है ना, दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं, कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की बेला है, कोई गम की रात नहीं। विपक्ष वालों से कहूंगा, क्यों सपन सलोनी लेकर आई है ये रात सलोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। तो ये जो अमर अकबर एंथोनी है, ये पक्ष विपक्ष दोनों हैं। हाँ। मिलकर इसका स्वागत हम तो कर रहे हैं दिल खोल के। 2023 का जो बिल है वो पास होना चाहिए, डंके की चोट पर होना चाहिए, और पूरे देश की माताओं बहनों के सम्मान में हम सबको माफी और क्षमा भी मांगनी चाहिए कि देर हो गई। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कोई बात नहीं। साजिया इल्मी जी की पार्टी देर से जागी है तो देर ही सही, हम तो स्वागत कर रहे हैं। देखिए, हर चीज का विरोध करना उचित नहीं है प्राची जी। विरोध करेंगे ना, बहुत सारे विषय आएंगे, उसके विरोध करेंगे। अब माताओं बहनों के सम्मान में हमारी शिवसेना मैदान में ये आज से थोड़ी है, शुरू से रही है। बाला साहब ठाकरे जी का भी यही सपना रहा है और आज पूरा होते हम सब देख रहे हैं। आनंद जी समझाइए ना, आनंद जी इतने गीतों से आपने सारी सिचुएशन को सबके सामने रख दिया, तो समझाइए ना। दो साथी तो अभी आपके साथ ही बैठे हैं, आपके इंडिया अलायंस के प्रियंका भारती जी और सुनील जी, बहुत सारे इवेंट बट के साथ बैठे हैं। आप ही समझा दीजिए। चलिए, मैं कुछ कहती हूँ तो बीजेपी का पक्ष लगने लगता है, आप कहेंगे तो अपना सा लगेगा। प्राची जी, ये तो हमारे भाई बहन हैं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, तो अब हंसो, हंसने का समय है, ये कोई रोने गाने का समय नहीं है। हम सब दिल खोल के, और अखिलेश यादव जी डंके की चोट पे करेंगे। सुनील साजन जी बैठे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारी डिंपल बहन है, अखिलेश भैया है, सब करेंगे, सब करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। ये बिल लाके मोदी जी ने एक ऐसा खेल खेला है कि जीते तो भी बल्ले बल्ले, हारे तो भी बल्ले बल्ले, तो जीत के बल्ले बल्ले हम सबकी होगी। यह देश हम सबका है, 140 करोड़ हमारा देश है, हम सब ला रहे हैं। ये कोई मोदी जी का सपना अकेले का नहीं प्राची जी, ये हम सभी भारतवासियों का सपना है, और ये बिल पास होगा, 100% होगा। पक्ष विपक्ष सब मिलकर पास करेंगे। मुस्कुराहट की बात आपने कही, आप किस बात से कितना मुस्कुराएंगे सुनील जी और प्रियंका जी, तो उनसे पूछूं। उससे पहले अंजुम जी को चर्चा में ले आऊं, उसके बाद सुनील जी कितना मुस्कुराएंगे आपकी बात पर, वो मुझे बताएंगे। अंजुम जी, देखिए ना, आनंद दुबे जी जैसे भी लोग हैं ना विपक्ष में, जो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष की हर बात को खारिज कर देना और कहना कि बेईमानी है, राजनीति है, ये भी तो गलत है ना। विपक्ष की भी कोई चिंताएं, कोई शंकाएं हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है, सुझाव दे रहा है, तो क्यों नहीं मान लेती है सरकार उनके सुझावों को? देखिए प्राची जी, हम जिस नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के फॉलोअर है, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में राष्ट्रीय पटल पे बिहार ने एक लंबी लकीर खींची हुई है। आज हमें ये बिंगा बिहारी फक्र हो रहा है कि देश उस मॉडल को अपनाने के लिए आगे बढ़ा है। आज जिस पेचीदगियों पर हमारा विपक्ष बात कर रहा है, ये उलझाने का वक्त नहीं है उन पेचीदगियों पे प्राची जी। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दृढ़ निश्चय एवं संकल्प के साथ देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मन बना लिया है, और तब ऐसी स्थिति में हमारे विपक्ष जितने भी सवाल खड़ा कर रहा है, और इनके पास सबसे बड़ी बात है, इनके पास 6 दशकों का वक्त था प्राची जी। 6 दशक कांग्रेस की सरकार ने इस देश में हुकूमत किया है, लेकिन इन 6 दशकों में कभी भी इनके द्वारा विमेन एम्पावरमेंट के लिए या महिलाओं का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उनका फंडामेंटल राइट था, उस दिशा में कभी भी जो हमारी सरकार पूर्ववर्ती रही, कभी भी ईमानदार कोशिश उसने नहीं किया। और यही कमोबेश स्थिति जो है इंडिया ब्लॉक के सभी दलों की है। अभी मैं डिबेट सुन रही थी, हमारे विपक्ष के प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता है, वो देखिए ना कि कितने ये बायस्ड है। इस कानून में, इस बिल में जो चीजें हैं, SC ST की बात करें, क्या इस कानून में इंट्रोड्यूस नहीं है? क्या इस कानून में नहीं डाला है? ये उनका अधिकार नहीं सुनिश्चित किया गया है। दूसरी चीज है कि आरक्षण एक अफर्मेटिव एक्शन है। 15 वर्षों की बात हो रही थी कि 15 वर्षों के लिए। प्राची जी, जब अब हम कहते हैं कि आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक व्यवस्था की गई है सुधार के लिए, तो निश्चित रूप से जब SC ST की व्यवस्था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में किया था, तो 10 वर्षों के लिए था। तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 वर्षों के बाद खत्म किया जाता, उसके बाद उसकी समीक्षा होती है, फिर वो एक्सटेंड होता है। और देख रहे लगातार आज भी हमारा वो एक सामाजिक स्थिति क्या है, उस वर्ग की अपलिफ्टमेंट, जिस उद्देश्य से अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण दिया गया, वो फुलफिल ही हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद वो प्रोसीड करता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जिस तरह से जो चीजें एक बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक हमारे इस कानून में है,
उसको भी नजरअंदाज करके कहीं ना कहीं वो बातों को नैरेटिव में लाने की कोशिश करें फ्लो में, तो वो उनकी कहीं ना कहीं एक राजनीति की इस बिल को अटका दिया जाए। और प्राची जी, हम महिलाएं जो है पॉलिटिकल तमाम, साजिया इल्मी जी है, प्रियंका भारती जी है, हम लोग तमाम पॉलिटिकल महिलाएं हैं, संघर्ष वाला हमारा जीवन है। वर्षों से इस कानून का इंतजार था ना। ठीक है। जो महिलाएं 13% 14% जो सदन में दिखती थी, सभी लोग हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और प्रियंका भारती जी तो ज्यादा रखेंगी कि डायनेस्टी से आई हुई महिलाएं तो ज्यादा दिखती है ना। हमारे और प्रियंका जी जैसी संघर्षशील महिला कितनी वहां जा पाती है। सुन लीजिए अब प्रियंका जी, सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू ये तो आप जैसी अंजुम आरा जैसी महिलाओं के लिए एक तोहफा है कि वो निकलकर बाहर आ सकती हैं। वरदान है वो कह रही है, वरदान है भाई। बिल्कुल। प्रियंका भारती जी को रोका नहीं जाएगा। अगर आरक्षण मिलेगा तो प्रियंका भारती जी चुनाव लड़ सकती है। एक सेकंड, अगर मान लीजिए, मैं अंजुम आरा जी को जब सुन रही हूं ना, तो मुझे ये महसूस हो रहा है। प्राची जी, अगर मान लीजिए बिहार में 2 सीट रिजर्व किया जाता है तो पहले तो राजद के दोनों राजकुमारियां जाएंगी। प्राची जी को सॉरी प्रियंका जी को कहां से मौका अच्छा ठीक, वो जवाब देंगी भाई, स्वाभाविक सी बात है, जवाब देंगी। प्रियंका जी दीजिए जवाब। प्राची जी, मैं तो जब अंजुम जी को देख रही थी तो मुझे लगा जेडीयू कहाँ गई भाई, क्योंकि जेडीयू का भी तो शुरू से वही स्टैंड रहा है, कोटा विद इन कोटा। लेकिन शरद जी तक रहा था, शायद अभी बदल गई ना, बी टीम हो गई बीजेपी की, गायब कर दिया उन्होंने। ये हो गया ना, ये दिक्कत हमने 50% आरक्षण दिया है, एक बात पिछड़े हैं, फिर झूठ ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी है क्या? ओबीसी है। आप एक बार एक्सेप्ट कीजिए, मैं फैक्चुअली आपको प्रूफ कर दूंगी इनकरेक्ट। नगर निकाय व्यवस्था में, पंचायती व्यवस्था में। अच्छा रुक जाए अंजुम जी और प्रियंका जी, जो हो गया वो हो गया, अब जो होने जा रहा है उस पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गया प्राची जी, अभी अंजुम आरा जी ने स्टेटमेंट दिया कि SC ST OBC तबके की जो स्थिति है हम सब देख रहे हैं, क्या तक हाशिए पर है? ओबीसी हाशिए पर नहीं है क्या? क्या बात कर रही हैं आप? फिर आप तो और अपने आप को गलत प्रूफ कर दी। नहीं ओबीसी हाशिए पर है, ऐसी बात कर रही है। आप हाशिए पे हैं, आप हाशिए पे हैं, हम यही बात करेंगे क्योंकि 2 सीट आरक्षित हो जा रहा है। बिहार की महिलाएं हाशिए पे नहीं है प्रियंका जी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पंचायती व्यवस्था में नगर निकाय। अच्छा रुके अंजुम आरा जी, मैं इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि प्रियंका जी भी आपकी बात को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से सुन रही थी, तो अच्छी बात है विपक्ष का पक्ष आ जाए। प्रियंका भारती जी बताएं, मैं इसमें एक बात ऐड करना भूल गई। प्रियंका जी, मैं एक बात इसमें ऐड करना भूल गई। अभी आपके साथी इंडिया अलायंस के साथी हैं आनंद जी, उन्होंने गाकर मुस्कुराकर कुछ जुमलों के साथ अपनी बात कही। बताएं इनकी बात स्वीकार्य है कि नहीं? कोई और कहेगा तो शायद आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन अपनों का सुझाव मानेंगी कि नहीं? सुझाव तो हम तब मानेंगे जब सड़क के किनारे सब्जी बेचती हुई महिला की भी आवाज सदन में पहुंचेगी, जैसे फूलन देवी जी की पहुंची, मायावती जी की पहुंची, ऐसी भगवती देवी जी की पहुंची, ऐसी महिलाएं पहुंची जो पत्थर तोड़ रही थी, जो सब्जी बेच रही थी, जिनका शरीर युद्ध का मैदान बना दिया गया, ये दिखाने के लिए, किसी की जाति की औकात दिखाने के लिए महिलाओं के साथ इस देश में बलात्कार होता है, सिर्फ उस जाति की हैसियत दिखाने के लिए। इस देश की सच्चाई है। तो जब तक वो तबके की महिला वहां नहीं पहुंचेगी, देश का सपना अधूरा है, बाबा साहेब का सपना अधूरा है, जो कहा था कि जो सबसे वंचित तबका है उसको प्रतिनिधित्व पर सबसे पहला अधिकार है, और सबसे वंचित अगर कोई है तो दलित तबके की महिला, पिछड़े तबके की महिला, आदिवासी तबके की महिला, वरना फिर वही हम इस देश में देखेंगे। मैंने आपसे एक बार भी इनकार नहीं कहा, और इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं आपकी बात से ऐसा नहीं है कि कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा, सब आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक शुरुआत होने जा रही है, सुनिए ना प्रियंका जी, एक शुरुआत होने जा रही है, वो शुरुआत जो 27 सालों से 30 सालों से लटकी हुई है, वो अधिकार, वो हक जो 27 सालों से महिला को नहीं मिल पा रहा है। मुझे इतना बताइए ना, 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिल जाएगा तो प्रियंका भारती जी आप खुश होंगी कि नहीं होंगी? मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा प्रियंका भारती जी। वोटिंग अधिकार आप लोगों के पास है, वोटिंग अधिकार राजनीतिक दलों के पास है, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपकी बात आपसे पूछना चाह रही हूँ प्रियंका भारती जी, महिलाओं को 33% आरक्षण अगर मिलता है तो क्या आपकी पार्टी सरकार के साथ खड़े होकर कल शाम 4 बजे जो वोटिंग होने जा रही है उसमें वोट करेगी, पक्ष में करेगी या विरोध में करेगी?
प्राची जी, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ये कह देंगे कि इसमें मैं दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाओं को भी इंक्लूड कर रहा हूं, हमारी पार्टी साथ में खड़ी होगी। जिस दिन ये लोग वहां पर हम लोगों को अधिकार देंगे, बहुजन तबके की आबादी को अधिकार देंगे, साथ खड़े होंगे। पर पहले मुझे ये बता दें, आखिर कौन पिछड़ी महिला के खिलाफ खड़ा है? क्यों नहीं कानून में जोड़ा जा रहा है? क्यों दिक्कत है इससे? प्रियंका भारती जी इतना अच्छा बोलती हैं, इतना बोल्डली बोलती हैं, इतना एग्रेसिव बोलती हैं, जितनी उम्मीद बीजेपी वालों से रखा है उतना आरजेडी वालों से भी रख लेती। एक आंकड़ा दिया था मैंने आपको, एक आंकड़ा दिया था मैंने आपको प्रियंका भारती जी, एक आंकड़ा दिया था मैंने आपको। अरे सुने प्रियंका भारती जी, एक आंकड़ा मैंने आपको दिया था, 12 ओबीसी कैंडिडेट मैदान में उतारे, जिसमें से 8 यादव थे, 4 अन्य जातियों से थे। ये आंकड़ा आपके सामने मैंने रखा, ये आपने नहीं सुना। भाई इतनी ही बोल्डली आपको अपनी पार्टी में बोलना चाहिए था प्रियंका भारती जी कि इसको बढ़ाकर ज्यादा करिए। आपको बोलना चाहिए था कि यादव ही क्यों, प्रियंका भारती की जाति से क्यों नहीं, या किसी और की जाति से क्यों नहीं। आप प्राची जी, आपने आंकड़े रखे और मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपके सामने एक चेहरा बन के मौजूद। और आपने किसने कहा कि सिर्फ यादव? भाई चेहरा तो अंजुम आरा जी भी हैं, चेहरा तो शाजिया इल्मी जी भी हैं। यहाँ बात सदन में पहुंचाने की हो रही है प्रियंका भारती जी। आप इतना सशक्त चेहरा है, आज जब बैठकर टीवी पर मेरे सामने बात कर रही है, मुझे अच्छा लगता सदन में आज महिलाओं की बात कर रही होती। ये अंतर है शाजिया जी, सिर्फ प्रवक्ता बनकर संतोष नहीं करना है महिलाओं को, सदन में जाना है, सदन में जाना है और अब महिलाओं की बात रखनी है, जाना है तभी तो कोटा। एक छोटा सुझाव आनंद जी दे रहे हैं, फिर शाजिया जी आ रही हूँ आपके पास। हम महिलाओं को तो आनंद जी बोले, सदन में जाना, आ रही हूँ शाजिया जी, फिर आ रही हूँ। आनंद जी बोले जल्दी से। प्राची जी, हम सबको बहुत गर्व होता है कि हमारे देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हमारी बहन आदिवासी समाज से हैं, जो हमारी राष्ट्रपति हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। अभी कुछ महीना पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री भूषण गवई साहब चीफ जस्टिस रहे, और अभी उपराष्ट्रपति साहब पिछड़े समाज से हैं, रामनाथ कोविंद साहब दलित समाज से राष्ट्रपति। इतने बड़े बड़े पदों पर हमारे देश के नागरिक रहे हैं, इसका हमें गर्व है और आने समय भी रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ ये जाति वाति ये सब नहीं है, जो योग्य है वो आगे है और जो अयोग्य है वो पिछड़ गया है। सिंपल सा विषय। I stand against you firmly because of the constitution I am sitting here. Otherwise तो मैं खड़ी नहीं रह पाती। अब यही तो इंडिया अलायंस में दो फाड़ हो गई। अब देखें क्या होगा कल सदन के अंदर। शाजिया जी आप आ जाइए, आपका आधे से ज्यादा काम तो आनंद जी ने कर दिया, अब जो बची कुछ बातें आप भी रख दीजिए। अगर दो आदिवासी बहनें होंगी, 2 मुसलमान होंगी, उसमें भी योग्यता देखी जाएगी, जो ज्यादा योग्य होगा उसके चांसेस आगे के ज्यादा हैं। तो आप निष्पक्ष ना कीजिए और महिलाओं को मजहब के आधार पर बांटिए नहीं। हर जगह बांटने के लिए, चाहे मजहब हो, चाहे जात हो, चाहे प्रांत हो, महिला को महिला रहने दीजिए, बख्श दीजिए कम से कम। और सुनिए, मेरा मुकाबला किसी मुसलमान से भी है, हिंदू से भी है, सिख से भी है और मेरी अपनी जात से भी है। लेकिन अगर मैं योग्य होंगी तो मैं जाऊंगी। सुन लीजिए प्रियंका, बार बार इस कार्ड को ना खेलिए। लेकिन मैं दूसरी संजीदगी से बात करना चाह रही हूँ। प्राची जी, क्या आबादी थी हमारी 71 में? 55 करोड़ हमारी क्या आबादी है अभी? 140 करोड़। और कितने हमारे एमपीज हैं? 543। प्रोविजन है 550 तक ज्यादा से ज्यादा। आपको लगता नहीं है एमपी 50,000 क्या ये लोगों के लिए सही है? ये जरूरी बात करते हैं ना, ये उलझाने वाली बात ना कीजिए। और आप बात कर रही है पहली, अगर पिछली महिला के लिए फिक्र थी तो लेके आते हैं ना। राबड़ी जी तो पॉलिटिकल परिवार से थी, सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि उनके पति थे। तो इस तरह की बेवानी बातें ना कीजिए, कोई यकीन नहीं करता। सोच समझ के बोलिए, हम लोग बेवकूफ नहीं है। और लड़वाइए नहीं एक दूसरे को, एक आदिवासी को एक पिछड़े से या मुसलमान से। खेल ना खेलिए, बाज आइए, महिलाओं से मिलना। अच्छा ठीक, महिलाओं का रुके प्रियंका जी, रुके। करने दूंगी, सुन लीजिए आप, मैं डिरेल नहीं करने दूंगी आपको। आप कोशिश भले ही कर लीजिए जितनी भी है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम लोग ने इतने साल इंतजार किया है और अब देखिए साउथ नॉर्थ डिवाइड की बात की 50% दिया जा रहा है बराबर से। ठीक, शानदार ये बिल है, कानून है, इसको आप सल्यूट कीजिए। हर वक्त आप ऐसी नकारात्मक बात करेंगे, महिला से तकलीफ है, सब महिला छोड़ना ही चाहते हैं। ये नहीं कीजिए आप लोग। अच्छा रुक जाए प्रियंका जी और शाजिया जी दोनों रुक जाए। अच्छा ठीक है प्रियंका भारती जी, आपका कंसर्न आ गया, लेकिन बस सवाल सिर्फ इतना भर है कि
33% आरक्षण अगर दे रही है सरकार तो अपनी पार्टी से कमिटमेंट करवा लीजिए कि 33 में से 100% आप महिलाओं को देंगे।